Assalamu alaikum. Dear student, in today's lecture, we will discuss about different biological databases. And in previous lecture, we have discussed about what are the databases actually, and what are the biological database. And in the GenBank databases, EMBL database, and DDBJ database. And at the end, we will conclude about all these databases. So before start of lecture, if you are new here in this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the latest notification. So let's start the lecture. एज यू नो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस जो हैं वो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ये ऐसे डेटाबेसेस हैं जहाँ पे सिर्फ जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो बायोलॉजी के रिलेटेड है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड है। यानी कि अगर आप बात करें कि डिफरेंट इंजाइमेटिक पाथवे है, ठीक है, तो जो इंजाइमेटिक पाथवेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बायोलॉजिकल डेटाबेस पे मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा प्रोटीन्स, आरएनए, म्यूटेशंस और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड आपको डाटा चाहिए होगा वो आपको सारे का सारा डाटा बायोलॉजिकल डाटाबेसिस पे मिलेगा। ये एक ऐसा डाटाबेस है जहाँ पे हम लाइफ साइंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। हम डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर करते हैं। डिफरेंट जो हमारा लिटरेचर है वो यहाँ पे पब्लिश्ड है, जो कि प्रीवियसली शो करता है कि इतनी स्टडीज यहाँ पे हो चुकी हैं और इनकी होने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटेशनल एनालिसिस जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। अब बायोलॉजिकल डेटाबेस की जैसे कि अगर हम बात करें तो इस डेटाबेस में आपको जीनोमिक्स के बारे में डाटा मिलेगा, इसको प्रोटियोमिक्स के, मेटाबोलोमिक्स के बारे में, माइक्रो इरे जीन एक्सप्रेशंस और फाइलोजेनेटिक्स के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। अगर हम ओवरऑल बायोलॉजिकल डाटाबेस की बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर डाटाबेस है, प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस है, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डाटाबेस है और कुछ और भी आपके पास डाटाबेसेस यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। तो जो मोस्ट कॉमनली प्रोटीन स्ट्रक्चर डाटाबेस है वो पीडीबी डाटाबेस है, यानी कि प्रोटीन डाटाबेस है। और अगर हम प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस की बात करें तो उसमें स्विस प्रोट जो है, और इसके अलावा पीआईआर है, ट्री एम्बल है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड डाटाबेस जेनबैंक है, डीडीबीजे डाटाबेस है और एम्बल डाटाबेस है। एंड देयर आर सम अदर डाटाबेसेस जहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ साइंसेस के बारे में डाटा अवेलेबल होता है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड डाटाबेस की स्पेसिफिकली बात करें तो न्यूक्लिक एसिड डाटाबेस का मतलब है कि आपको डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और उसकी अरेंजमेंट है वो आपको पता चलेगा। लेट्स से अगर कोई आप डिजीज की बात करें तो आपके पास एक जीन है, वहां पे आप इस डेटाबेस में आपको एक नॉर्मल जीन का सीक्वेंस भी मिलेगा और एक डिजीज्ड जीन का सीक्वेंस भी मिलेगा। जाहिर सी बात है अगर आपके पास नॉर्मल सीक्वेंस होगा तभी आप रिलेट कर सकते हैं कि इधर द पर्टिकुलर जीन इज अ करेक्ट और नॉट, ठीक है। वहां पे एक जो न्यूक्लियोटाइड है, अगर वो सीक्वेंस आप मैच करेंगे उसमें न्यूक्लियोटाइड की बेसिस जो है वो आगे पीछे होंगी तो इसका मतलब है उसमें कोई म्यूटेशन है। तो न्यूक्लिक एसिड डाटाबेस का फायदा ही ये है कि आप जो करेक्ट है जीन का सीक्वेंस, आप उसको एक डिजीज या फिर जो भी एक कोई भी प्रॉब्लम है जो जीन सही कोड नहीं करा उसके सीक्वेंस को आप मैच करेंगे, फिर आप जो है वो कंक्लूड करेंगे कि क्या ये सीक्वेंस जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डेटाबेसेस हम इसीलिए देखते हैं ताकि हम जेनेटिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। तीन प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड जो डेटाबेसेस हैं दे इंक्लूड सीक्वेंस सबमिटेड डायरेक्टली बाय साइंटिस्ट एंड जीनोम सीक्वेंसिंग ग्रुप एंड सीक्वेंस टेकन फ्रॉम द लिटरेचर एंड पेटेंट। देयर इज अ कंपैरेटिवली लिटिल एरर चेकिंग एंड देयर इज अ फेयर अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे रिडंडेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं और हो भी सकते हैं लेकिन वेरी लिटिल। रिडंडेंसी का मतलब है रेपिटेशंस, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर एक साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवरीज की हैं और एक जीन के बारे में और पहले वो जाएंगे उस डेटाबेस के ऊपर जो कि न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस के बारे में हमने बात की है, यहाँ पे एम्बल है, जेनबैंक है और डीडीबीजे डेटाबेस है। तो हम यहाँ पे इन तीनों डेटाबेस पे पहले चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर जीन पहले से ही रिकॉग्नाइज हुआ है या नहीं, पहले से ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं। अगर पहले से ही इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल होगी तो इसका मतलब है कि ये कोई नई चीज डिस्कवर नहीं हुई है। और अगर कोई नई, फिर हम जाएंगे डेटाबेस पे और हम चेक करेंगे अगर वहां पे कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी
डेटाबेस में स्टोर कर देंगे और फिर नेक्स्ट टाइम जो भी रिसर्चर है अगर उसका इनकाउंटर इसी सीक्वेंस इसी जीन के साथ होगा तो वो इस डेटाबेस से इस इंफॉर्मेशन को इजीली रिट्राइव कर सकता है. The entries in the AMBL, GenBank, and DDBJ databases are synchronized on the daily basis, and the accession number are managed in a consistent manner between these three centers. मतलब accession number हर एक को जो भी आपका डाटा है उसको हम एक स्पेसिफिक नंबर असाइन करते हैं जो कि एक्सेशन नंबर होता है और इन तीनों डेटाबेसेस में स्पेसिफिक एक्सेशन नंबर होता है हर एक आपके डाटा का. ठीक है, जिसकी वजह से अगर आपको एक्सेशन नंबर याद है तो सिंपली आप इस किसी भी डेटाबेस पे जाते हैं और उस एक्सेशन नंबर को आप एंटर करेंगे तो आपके पास वो पूरे का पूरा सीक्वेंस और पूरे का पूरा जो जीन है या प्रोटीन का है स्ट्रक्चर है उसका सीक्वेंस है वो आपके सामने आ जाता है. न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस हैव दिस सच लार्ज साइजेस दैट आर अवेलेबल इन सबडिवीजन दैट अलाउ searches are download that are more limited and hence less time consuming as well. For example, GenBank जो है इसके पास इसकी currently 17 divisions है and there is no legal restrictions on the use of data in these databases. मतलब कोई restrictions नहीं है. Everyone can use and retrieve the data from these databases. वहाँ पे कोई restrictions नहीं है और ना ही वहाँ पे ऐसा है कि आप पहले वहाँ पे डॉलर्स पे करेंगे फिर आपको डाटा वो शो होगा. वहाँ पे इजीली डाटा को आप रिट्राइव कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं. अगर हम जनबैंक की बात करें, जनबैंक को हम एनसीबीआई जो है उसने ही इसको बनाया है और मोस्ट सीक्वेंस सर्चेस जनबैंक इज योर बेस्ट पेट. इट ऑफर्स अ डेली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद other major sequence database has a variety of user interfaces, fairly detailed online help, and it is a very speedy interface as well. Because of its popularity, whoever GenBank can also be very slow during peak search hours. ठीक है, मतलब ये एक बहुत ज्यादा फास्ट है डाटाबेस लेकिन अगर बहुत सारे लोगों ने एक टाइम पे इस पे सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये भी इनकाउंटर करना पड़े कि वहां पे साइट बहुत स्लो है या फिर वो साइट चल नहीं रही है. ठीक है, वेरी डिटेल सर्चेस आर सर्चेस विद मैसिव अमाउंट ऑफ आउटपुट माइट बी कंप्लीटेड मोर क्विकली आफ्टर आवर्स. मतलब अगर आपने एक छोटा सा सीक्वेंस सर्च करना है तो वो आपके पास रिजल्ट्स फौरन से आ जाएंगे. लेकिन अगर आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, मतलब लेट से अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो वो किलो बेसिस में है, 20 किलो बेसिस में है या 200 किलो बेसिस में है या 1000 किलो बेसिस में है तो हो सकता है कि उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए. एस्टेब्लिश्ड ये जो जनबैंक है इसको एनसीबीआई ने ही एस्टेब्लिश किया है. एनसीबीआई जो है एक कलेक्शन है ऑफ ऑल नोन डीएनए सीक्वेंसिंग फ्रॉम द साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड. And as of July 1st, 1996, approximately 286,000 मतलब जो है इतनी बेसिस जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है. ठीक है, और 352,400 sequences are stored in GenBank and many more are added each day. ठीक है, और GenBank जो है ये fairly straightforward है and can be done with variety of search tool. If you have never used GenBank before, you will probably want to start your search with a general query. मतलब इफ यू आर न्यू यूजर, आपने सिंपल कोई भी अपने जीन के सीक्वेंस को वहां पे ऐड करना है. लेट से आप कैरेटिन प्रोटीन की बात कर लें, ठीक है, आप किसी और जीन की बात करें तो आप सिंपल सर्च करेंगे. उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स आपकी इंफॉर्मेशन है आप उसको इजीली सर्च कर सकते हैं. And this is the 286 lakh bases and 352,400 सीक्वेंसिंग जो कि जनबैंक में ऑलरेडी स्टोर्ड होती हैं. ये यहाँ पे जब भी आप एनसीबीआई की वेबसाइट ओपन करेंगे तो सिंपल आपको आपके पास ये साइट आप ओपन हो जाएगी. यहाँ पे आपने सर्चेस करनी है जिसके बारे में भी और फिर यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ऐड करेंगे, पर्टिकुलर जीन के बारे में आप इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे और यहाँ पे आप सर्च का बटन प्रेस करेंगे और आपको एक नए सीक्वेंस के पास ले जाएगी. Submitting sequencing to GenBank is also very easy and required by most journals before article partnering to the sequence are published, and you can submit sequence via the www.withgenbank. ठीक है, और एम्बल जो है ये एक दूसरा डेटाबेस है. ये भी इसके बारे में भी मतलब इस डेटाबेस पे भी आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलेगी. और व्हेन यू नीड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा एंड व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई जीन बाय सीक्वेंस एनालिसिस यू विल यूज द एम्बल डेटाबेस. हुएवर एम्बल जो है
and all its mirror sites are located in the Europe, and your connection will be slow more often than not. ठीक है। एम्बल जो है इसको यूरोप ने बनाया, जैसे कि हमने जेन बैंक की बात की थी, उसको इस्टेब्लिश किया था एनसीबीआई ने। और एम्बल जो है ये यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल डाटाबेस है, तो इसको यूरोप के साइंटिस्ट ने और उनकी लेबोरेटरीज ने सारी जो न्यूक्लियोटाइड के बारे में इंफॉर्मेशन थी उसको सर्च करके इस डाटाबेस में स्टोर किया। All of the information submitted to AMBER is mirrored daily in both GenBank and DDBJ database. Searching elsewhere might provide the same amount of information in less time. AMBER is the database for the European Molecular Biology Laboratory. It is a flat file database that is searched by a multitude of various search engines. AMBER sequences are stored in a form of corresponding to the biological state of information in vivo. The cDNA sequence are stored in the database as RNA sequence, and even though they are usually appear in the literature as DNA. यहाँ पे आपको सिंपली एम्बल की इंफॉर्मेशन, मतलब इसकी साइट ओपन हो जाएगी, सिंपली आप वहाँ पे गूगल पे जाके एम्बल की साइट को ओपन करेंगे तो ये सारी साइट जो है वहाँ पे अपीयर हो जाएगी। वहाँ पे कोई भी जीन का सीक्वेंस है, आप सिंपली यहाँ पे जो है वो एंटर करेंगे और गो, फिर आपको एक पर्टिकुलर जीन के सीक्वेंस तक जो है वो रिसाई हो जाएगी। DDBJ डेटाबेस जो है इसके बारे में ये भी जेनबैंक और एम्बल की तरह का ही डेटाबेस है, एंड इट बिगन विद द सीक्वेंस सर्चेस माइट वांट टू ट्राई अ डेटाबेस विद फ्रेंडली सर्चिंग इंटरफेस। ठीक है। DDBJ डेटाबेस जो है ये आपको वो सारे डेटाबेसेस जो है वो प्रोवाइड करता है, सारे बेसिस और सारे पेजेस ऑफर करता है इन Japanese as well. So if you are more comfortable reading the Japanese version of the page, it can be very useful. ठीक है। यानी कि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको डाटा प्रोवाइड करता है। DDBJ database is actually the DNA data bank of Japan. DDBJ, the DNA data bank of Japan was established in 1986 to be the one of the major international DNA database. It is certified to collect information from the researcher and assign accession number to submitted entries. यानी कि जैसे हमने वहां पे बात की है प्रीवियसली कि आपका जो एनसीबीआई और जेनबैंक का डाटा, वहां पे भी आपने जब भी डाटा स्टोर करना तो एक पर्टिकुलर एक्सेशन नंबर दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर एक्सेशन नंबर एक डाटा को असाइन किया जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने सर्चेस करते हैं। सर्चिंग DDBJ is somewhat awkward as one only way to search to access most of the data is by its accession number by anonymous FTP. Here is a website of DDBJ database और सिंपल यहाँ पर डिफरेंट आपको इंट्रीज मिलेंगी, डैशबोर्ड्स मिलेंगी, वहां पे आप अपने सीक्वेंस को, अपने जीन के नेम को, अपने म्यूटेशंस को, एक्सेशन नंबर को ऐड करके आप पर्टिकुलर DNA सीक्वेंस तक पहुंच सकते हैं। That's all about today's lecture, and here is a little discussion conclusion about today's lecture, which is biological database are an important tool in assisting scientists to understand and explain a host of biological phenomena, from the structure of biomolecules and their interactions to the whole metabolism of organism and to understanding the evolution of species. मतलब हमारा मेन पर्पस यही है कि हम ये देख सकें, इस डेटाबेसेस का मेन पर्पस ये है कि हम एक तो ये देख सकें कि क्या एवोल्यूशन कितनी हुई है, जो इंसेस्टर्स थे उनमें जीन का सीक्वेंस कैसा था और डिसेंडेंट में जीन का सीक्वेंस कैसा है, क्या कोई चेंज तो नहीं आया, और अगर चेंज भी आया है तो क्या वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, क्या वो म्यूटेशंस की तरफ तो नहीं जा रहा, या फिर अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो हमने ये चेक करना है कि क्या वो जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी हम डिफरेंट डेटाबेसेस पे जाते हैं, वहां पे जीन के सीक्वेंस को देखते हैं, उसको टैली करते हैं, और अगर हमें सीक्वेंस सेम मिल जाता है इसका मतलब है देयर इज नॉट अ जेनेटिक प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग एल्स जो कि ऑर्गेनिज्म को डिजीज की तरफ लेके जा रहा है। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने इन डेटाबेसेस के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया होता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल